कि जिसके हाथ में हथियार होगा उसके परिवार के साथ कोई मारपीट कर लेगा, उसके बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लेगा, तो उनके पत्नी के साथ ये लोग सामूहिक दुष्कर्म करने का काम करते हैं। तो गंभीर रूप से घायल थे और मगध मेडिकल में उनको भर्ती करवाया गया। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का रखा गया है, आप सभी को जैसे कि पता होगा कि वजीरगंज थाना अंतर्गत ग्राम सुढ़नी में जो घटना घटी है वो केवल उस परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे जिला के लिए, पूरे राज्य के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। 6 तारीख के रात्रि को एक दलित परिवार के यहाँ, जिस घर में खुशियों का माहौल था, केवल एक जाति आधारित गाना बजाने को लेकर के उसके पूरे परिवार को वर्चस्व रखने वाले, सामंतवादी मानसिकता रखने वाले, जाति मानसिकता रखने वाले कुछ गुंडों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा पूरे परिजन को के साथ बर्बरता तरीके से मारपीट किया जाता है। जिस परिजन में खुशियों का माहौल था, जिस घर में उनके परिवार के कई अन्य परिजन बाहर से आए हुए थे, परिवार के रूप में आए हुए थे, उन सभी को भी नहीं छोड़ा गया। लगभग 1 दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल थे और मगध मेडिकल में उनको भर्ती करवाया गया। अभी भी उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं इलाजरत हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अपराधी तो घटना को अंजाम दे दिए, लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिस वर्दीधारियों के ऊपर, उनके द्वारा जो चूक की गई है, उस चूक के खिलाफ भी हमारी आवाज़ उठाने का काम किया था। वो चूक ऐसा है कि जब घटना घटी, परिवार के लोगों ने थाना को फ़ोन किया, सूचित किया। वहाँ के जो थानेदार हैं ओझा गोस्वामी, वो इतना भ्रष्ट और करप्ट व्यक्ति हैं कि वहाँ के आसपास के गांव में बहुत सारे दारू के भट्टी चलती है, उनके लोगों को अपने थाना में बैठा करके दलाली करने का काम करते हैं। कुछ वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बैठा करके दलाली करने का काम करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं। वही लोगों के द्वारा ये भी अपराध को अंजाम दिया गया था। और वजह वही रही कि जब थाना को फ़ोन किया जाता है तो थाना कान में तेल डाल के सोए रहती है। तब ये लोग डायल 112 को फ़ोन करते हैं, जानकारी देते हैं। डायल 112 आती है घटनास्थल पे, और जो गंभीर रूप से घायल होते हैं लोग, उनको 4-5 लोगों को अपने साथ बैठाते हैं और बोलते हैं कि थाना को हम सूचित करते हैं, थाना आकर के आप लोगों को भी ले जाएगा। लेकिन देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत ब्लडिंग हो रहा है, कुछ परिजन को लेकर भी थाना गई है, तो हम लोगों को भी धीरे धीरे ही सही हमें थाना तक, हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए। ये लोग अपने घर से निकलते हैं, घर का, गांव का, और वो जो थाना है या जो अस्पताल है वजीरगंज, वहाँ की दूरी जो है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। और वहाँ पे कोई भी साधन संसाधन आवागमन का नहीं। ये लोग पैदल ही रात में निकलते हैं, सुनसान एरिया है। वहाँ पे थाना को सूचना मिलने के बाद फिर थाना भी आती है, थाना का भी एक गाड़ी आता है और उनके कुछ परिजनों को फिर अपने साथ बैठाता है। गाड़ी में जगह होते हुए भी जो पीड़िता हैं, जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला है, उनको हाथ पकड़ के उस थाना के कर्मियों के द्वारा उस सुनसान जगह पे सड़क पे उतार दिया जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ कोई घटना नहीं घटी है, तुम घर वापस जाओ। आप समझिए कि आधी रात में सुनसान जगह पे महिला को जगह रहते हुए गाड़ी में आप उतार दिए, और उसी का परिणाम ये हुआ कि वहाँ से एक अपराधी के संगत में रहने वाले व्यक्ति जा रहा था। वो देखा कि आनंद पासवान जो पीड़िता के पति हैं, वो अपने परिवार के साथ थाना को जा रहे हैं। तो ये लोग उन अपराधियों को सूचित करता है कि आनंद पासवान अपने परिवार के साथ थाना जा रहा है। इनके अंदर का जो है अहम जाग जाता है कि हम लोग इतना पावरफुल हैं, हमारे अंदर में थाना रहती है, हमारे अंदर में यहाँ के अधिकारी रहते हैं, और इनकी इतनी हिम्मत कि ये लोग जाकर के हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये लोग वहाँ पे आते हैं, ये लोग जब देखते हैं कि वो अपराधी हमारा जानकारी दिया हमारा, तो वो लोग पास के प्लांट में जाकर के छिपने का काम करते हैं, हाथ गोड़ जोड़ते हैं। वहाँ के मुंशी जो रहता है उसको छुपा भी लेता है। ये अपराधी 7 से 8 के संख्या में आते हैं, 10 के संख्या में आते हैं, वहाँ पे खोजबीन करते हैं, नहीं मिलता है तो उस प्लांट तक पहुँचते हैं जहाँ वो लोग छिपे रहते हैं।
वहाँ के जो चौकीदार है उसके साथ मारपीट करते हैं और बोलते हैं कि यहीं छुपा हुआ है। वो चौकीदार भी डर जाता है और गेट खुलने लगता है। तो आनंद पासवान को लगता है कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, तो उसी घर के पीछे छोटा सा एक कोना है, वहां से कूद करके वो भाग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मारपीट मेरे साथ करेगा, ये लोग क्या इतना नीचता तक गिर जाएगा कि हमारे पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वो लोग जाते हैं, आनंद पासवान जब नहीं मिलते हैं तो उनके पत्नी के साथ ये लोग सामूहिक दुष्कर्म करने का काम करते हैं, जैसा कि आरोप उनके पत्नी के द्वारा लगाया गया है। बाय नेम वो बोलते हैं कि 2 व्यक्ति जब मेरे साथ ये घटना को अंजाम दे रहे थे, हम होश में थे, उसके बाद हम अचेत हो गए, फिर हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने मेरे साथ क्या किया। जब ये पूरे घटना करने के बाद वो लोग निकल जाते हैं धमकी दे करके कि अगर किसी को कहा तो तुम्हारी बच्ची के साथ भी यही काम हम करेंगे और तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। तो वो जो चौकीदार है वो भी इसको बाहर निकाल करके छोड़ देता है कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमारे साथ भी मारपीट हुआ, हमें भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। वो डर से उनको बाहर निकाल देता है। वहां से ये किसी भी प्रकार से कर करके जो है रोड पे आते हैं, मेन रोड पे, जहाँ पे डायल 112 हमेशा खड़ी रहती है। डायल 112 इनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें कहीं पहुंचा दीजिए। तो वो महिला को जिनको अस्पताल ले जाना चाहिए या थाना ले जाना चाहिए, डायल 112 भी गलती वहां करती है और उनके परिजन को संपर्क करके उससे नंबर लेकर के उसके घर पहुंचाने का काम करती है। ये लोग फिर थाना को संपर्क करते हैं, फिर भी थाना जो है कभी मगध मेडिकल थाना वजीरगंज थाना पे टार रही है, वजीरगंज थाना मगध मेडिकल थाना पे टार रही है। किसी भी प्रकार करते करते 3-4 दिनों तक इनका आवेदन नहीं लिया जाता, इनका बयान नहीं लिया जाता है। अब घटना देखिए, ये लोग फर्जी मुकदमा करते हैं, जो मारपीट करता है उनके द्वारा ही एक फर्जी मुकदमा करवाया जाता है और आरोप ये लगाते हैं कि ये लोग 6 से 7 लोगों की संख्या में हाथ में हथियार लेकर के वहां पे जातिवादी गाना बजा रहे थे, जिसको हम लोग मना करने गए तो ये लोग हमारे ऊपर ईटा पथराव करने का काम किए। आप समझने वाली बात यह है, प्रशासन को भी ये समझने वाली बात थी कि जिसके हाथ में हथियार होगा उसके परिवार के साथ कोई मारपीट कर लेगा, उसके बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लेगा और वो हथियार लेकर के खड़े रहेंगे? ये हो सकता है कभी? बीएनएस की धारा कहती है कि कोई भी आवेदन आए, जब तक उस पे जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, सत्यापन नहीं होगी, आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने अपराधियों को बचाने के लिए केवल उनका कांड संख्या 358/25 पहले दर्ज किया जाता है। उसके बाद 7 तारीख की रात्रि में ये लोग भाग दौड़ करते हैं केस करने के लिए। तो प्रशासन आती भी है वजीरगंज थाना से तो केवल इसके ससुर के बयान को आधार बना करके 361/25 कांड संख्या दर्ज करता है, लेकिन महिला के बयान को कहीं जो है उसमें ये नहीं किया जाता है, दर्ज नहीं किया जाता है एफआईआर में। हम लोगों तक जानकारी आती है कि हमारे साथ इतना बड़ा घटना हुआ, भीम आर्मी के लोगों तक जानकारी आती है, वहां के लोग हमें फोन करते हैं, हम अपने टीम के साथ वहां पे 10 तारीख को जाते हैं। वहां के विवरण सुनने के बाद हमें लगता है कि इसमें जो है डीएसपी से लेकर के थाना प्रभारी तक की इन्वॉल्वमेंट है और इन सभी की मिलीभगत से ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है।